नमस्कार दोस्तों, मैं सिस्टम चाहिए होता है, जो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमको आउटपुट चाहिए वो हमें आउटपुट मिले, ठीक है? जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो उस आउटपुट में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कांसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या है? द कांसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज़ एंड डिज़ाइन अ सिस्टम। अ सिस्टम इज़ सेड टू बी स्टेबल। अ सिस्टम इज़ सेड टू बी स्टेबल if its response cannot be made to increase indefinitely by the application of the bounded input excitation। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम तब कहेंगे जब हमारा जो आउटपुट होगा वो इनडेफिनेटली जो है, यानी कि अनियमितता ना हो उसके अंदर, इनडेफिनेटली जो है आपका इंक्रीज ना हो। अगर हम बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं या एक्साइटेशन कर रहे हैं ना, तो बाउंडेड एक्साइटेशन या और बाउंडेड इनपुट अगर हम दें तो उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रैंडम जो है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड नहीं करनी चाहिए। द आउटपुट ऑफ approaches towards the infinity value of the sufficient large time the system is said to be unstable। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सिस्टम का जो आउटपुट है वो अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो वो सिस्टम को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल कहेंगे। तो अब इसको थोड़ा और प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो देखिए क्या होगा। अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट, शॉर्ट में LTI सिस्टम is stable if the system is excited by bounded input, the output is bounded। इसका मतलब क्या है कि अगर बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट भी हमारा क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो ये बार बार जो है बाउंडेड वर्ड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे है बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बाउंडेड इनपुट और क्या होता है आपका बाउंडेड आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं, क्योंकि इनपुट में आप सिग्नल ही देंगे और आउटपुट पे भी आपका मिलेगा क्या? सिग्नल ही मिलेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि बाउंडेड इनपुट सिग्नल या बाउंडेड जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो क्या होता है, या कह सकते हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड सिग्नल की। तो बाउंडेड सिग्नल इज अ सिग्नल विच इज हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि हर इंस्टेंट पे उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका फाइनाइट वैल्यू ही होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये हो सकता है आप इस तरीके का यूटी हमारा बना हुआ है, ये भी हमारा क्या है? बाउंडेड ही है ना। इसका इनिशियल वैल्यू यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं। मिनिमम कितना है? 0, और मैक्सिमम कितना है? हमारा 1 है। ऐसे ही अगर हम ऐसे सोचें, साइन वेव है, साइन वेव भी हमारा बाउंडेड है सिग्नल ही है। इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसकी जो लिमिट है वो भी हमारी क्या है? बाउंडेड है। तो इसलिए एग्जाम्पल में लिखा गया साइन टी, कॉस टी, यू टी, इस तरीके के सारे क्या है? हमारे बाउंडेड सिग्नल हैं। तो हमें ध्यान रखना है बाउंडेड सिग्नल कौन सा सिग्नल होगा? ऐसा सिग्नल जिसका वैल्यू हर समय, हर इंस्टेंट पे आपको फाइनाइट वैल्यू ही मिले, उसको हम क्या कहेंगे? बाउंडेड सिग्नल कहेंगे। अनबाउंडेड का क्या मतलब हो गया? तो अनबाउंडेड सिग्नल इज अ सिग्नल which is having an infinite value at any instant of time। किसी एक इंस्टेंट के लिए भी अगर उस कोई भी हमारा सिग्नल है उसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? अनबाउंडेड सिग्नल कहेंगे। तो ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा बाउंडेड और अनबाउंडेड सिग्नल का, जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन नहीं हो पाएगी, यानी कि इनफाइनाइट हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या स्टेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया गया। तो अभी हम लोगों ने सिग्नल पढ़ लिया, अब हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो देखिए बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, इसको हम लोग शॉर्ट में बीबो, बीबो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है द सिस्टम इज सेड टू बी बीबो स्टेबल इफ
गिवन एनी इंस्टेंट इनपुट यूटी, यानी कि इनपुट जो है हमारा यूटी, सच दैट यूटी की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी m से कम है। m जो है एक आपका फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। वो m से क्या है आपका कम है, और m की वैल्यू डेफिनेटली इनफाइनाइट से क्या है कम है फॉर ऑल t। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि ut की जो वैल्यू है, इनपुट की जो वैल्यू है वो क्या है डिफाइंड है, ठीक है, हर पर्टिकुलर टाइम के लिए, इनफाइनाइट कभी भी नहीं है। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज बाउंडेड इन मैग्नीट्यूड, यानी कि हर बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट भी हमेशा क्या होना चाहिए, बाउंडेड ही होना चाहिए। और अगर आउटपुट y है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रियल नंबर, फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर n से कम होना चाहिए फॉर ऑल t, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है किसकी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी के लिए। तो ध्यान रखना है, कोई भी सिस्टम हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी को तभी फॉलो करेगा जब उसका हर इनपुट, बाउंडेड इनपुट के लिए आपका आउटपुट भी क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। तो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए इन टर्म्स ऑफ पोल्स, तो क्या होगा, फॉर बीबो स्टेबिलिटी ऑल पोल्स ऑफ द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, प्लांट ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है गिवन ट्रांसफर फंक्शन, मस्ट लाई ऑन LHP। LHP का मतलब है लेफ्ट हाफ प्लेन। तो लेफ्ट हाफ प्लेन का मतलब है यहाँ पे एस प्लेन की बात हो रही है, एस प्लेन। एस प्लेन में क्या होगा, ये हमारा सिग्मा और ये आपका क्या होता है जे ओमेगा, ये आपका माइनस सिग्मा और यहाँ माइनस जे ओमेगा। तो हमेशा लेफ्ट हाफ में ही लाई करना चाहिए, जो उसके रूट्स होंगे पोल्स के, वो हमेशा जो है उसका जो रियल पार्ट होगा वो आपके लेफ्ट हाफ में ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन वन पोल ऑफ द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन इन द राइट हाफ प्लेन, यानी कि अगर कोई एटलीस्ट एक भी हमारा पोल का जो रियल पार्ट है वो राइट हाफ में अगर लाई कर जाता है, दिस इज हैज अ पॉजिटिव रियल पार्ट, देन द प्लांट ऑफ प्लांट का मतलब ट्रांसफर फंक्शन और द सिस्टम इज नॉट बीबो स्टेबल, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी हम नहीं कह सकते कि वो स्टेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट, इफ देयर आर रिपीटिंग पोल्स ऑन ऑफ द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस का मतलब जे ओमेगा एक्सिस with all remaining poles in left half plane, the system is not Bibo stable। यानी कि ये कह रहा है कि अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारे के सारे जो पोल्स हैं वो आपके लेफ्ट हाफ में ही लाई करें, लेकिन उसमें से कुछ रिपीटिंग पोल्स हैं, ठीक है, रिपीटिंग पोल्स हैं जो कि जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तब भी हम सिस्टम को स्टेबल, बीबो स्टेबल नहीं कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर आर नॉन रिपीटिंग पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस with all remaining poles in left half, then the system is unstable और critically आपका stable। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नॉन रिपीटिंग पोल्स भी हैं जो कि आपके इमेजिनरी एक्सिस पर ही हैं, तो भी हमारा सिस्टम जो है कोई जरूरी नहीं है कि स्टेबल होगा, वो चांसेस है कि क्या होंगे, अनस्टेबल हो या इसी को बोलते हैं क्रिटिकली स्टेबल। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कह सकते हैं। तो हमें बस ध्यान रखना है, बेसिक जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके बेसिस पे ये कंक्लूजन है। अगर आपको कहीं चेक करने के लिए आता है तो आप इन कंक्लूजन्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोल्स निकालना पड़ेगा और किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में हमें पता है क्या होता है आपका वाई अपॉन यू या इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। और अगर इसमें जो डिनोमिनेटर, जो इसके रूट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, और जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पे पोल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग जो है बात करते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, और ये फॉलो करना चाहिए, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद बात होती है,
in the absence of input, the output tends towards zero, the equilibrium state of the system. This is known as asymptotic stable. इसका क्या मतलब है कि ऐसा हो, अगर हम सिस्टम को इनपुट नहीं दे रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो जीरो की तरफ टेंड कर जाए, मतलब वो जीरो होने लगे, यानी मान लीजिए शुरू में 5 वैल्यू है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाए, जीरो की तरफ टेंड कर जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी सिस्टम हम लोग उसको कहते हैं, या कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है एसिम्प्टोटिक स्टेबल है। तो ये एसिम्प्टोटिक स्टेबल के बारे में अभी हम लोग आगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, यानी कि जब इनपुट नहीं होता है उस केस में भी हमको आउटपुट मिलता है और धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है, वो कैसे होता है। उससे पहले ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए लिखा है कंसिडर द ट्रांसफर फंक्शन, एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया गया है और उसकी आउटपुट इक्वेशन पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से सी टी की वैल्यू मिली है, जहाँ पे हमारा ये जो g ऑफ टाउ है वो लाप्लास इनवर्स ऑफ GS है, जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है। इस सिस्टम को लग गया इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस टू जीरो फॉर अ सफिशिएंट लार्ज टाइम। इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम का, मतलब आपको GS दिया हुआ है और आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं, और इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के बाद अगर वो अप्रोचेस टू जीरो करता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो जीरो की तरफ टेंड करती है फॉर सफिशिएंट लार्ज टाइम, तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम क्या है, हमारा स्टेबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस इंफिनिटी फॉर द सफिशिएंट लार्ज टाइम, द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल। और अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल सिस्टम कहेंगे। उसके बाद आता है, इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस a constant value for sufficient large time, the system is said to be marginally stable। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए जो हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट, लाइक 5 आ रहा है, UT आ रहा है, इस तरीके कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल है। अब थोड़ा और इसको डिफाइन किया जाए मैथमेटिकली तो क्या समझ सकते हैं, एक सिस्टम ले लिया गया है जिसमें CS/RS की वैल्यू दी गई है, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके हम पोल्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं। पोल्स इसके क्या होंगे, -10 और -30, ये दोनों जो है लेफ्ट हाफ में ही लाई करेंगे। और अगर हम इसका यूनिट स्टेप इनपुट से, यानी कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स अगर हम निकालें, जहाँ पे RS की वैल्यू यूनिट स्टेप है यानी कि 1/S है, तो उस केस में हमको CS क्या मिलेगा, CS की वैल्यू आप देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा, CS यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/S। तो CS इजकल टू, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, A/S प्लस B/S प्लस 10 प्लस C/S प्लस 30। तो ये आपको मिला है। अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू A की मिल 3.33, B की वैल्यू जो है 5 माइनस का, और C की वैल्यू 1.67 मिल जाएगी। और इसका जब इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CT की वैल्यू आपको 3.33 माइनस 5 e⁻−10t प्लस 1.67 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e⁻30 इंटू टी। तो ये हमें वैल्यू जो है वो मिल गई है। तो अभी इसमें अगर आपने t टेंस टू इनफाइनाइट रखा तो ये टर्म जो है, ये जो टर्म है ये भी जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो CT की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी 3.33। तो हमें क्या दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो यानी कि हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पोल्स जो है लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सेम बात को ही लिखा गया है कि अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो सिस्टम हमारा डेफिनेटली जो है स्टेबल ही होगा। अब दूसरा केस लिया गया है, एक दूसरा ट्रांसफर फंक्शन लिया गया है जिसमें आपका एक पोल जो है राइट हाफ में लाई कर रहा है, जो कि अगर यहाँ पे पोल आप निकालेंगे तो S इक्वल टू आएगा 1 और दूसरा आएगा -2। तो और इसको आप जब यहाँ प्लॉट करोगे तो 1 यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ पर कहीं आपका -2 होगा। तो एक पोल जो है राइट हाफ में लाई कर रहा है, तो उस केस में आप इसको अगेन यूनिट स्टेप इनपुट ही दे रहे हैं,
तो आपको क्या मिलेगा, 3 नीचे एस आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस वन प्लस सी अपॉन एस प्लस टू, और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगे ए बी और सी के, और जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमें मिल जाएगा -1.5 प्लस ई टू द पावर टी प्लस 0.5 ई टू पावर माइनस 2t। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब यहाँ पे जब t टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ये जो टर्म है ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो टर्म है ये इनफाइनाइट की तरफ, ये जो टर्म है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। यानी कि सिस्टम हम कह सकते हैं क्या, कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। इसका क्या मीनिंग हुआ, जो कि अभी हम लोगों ने वीवो स्टेबिलिटी में भी कहा था, कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम है और उसका एक भी पोल राइट हाफ में लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल है। फिर उसके बाद बात आती है, एक स्टेबिलिटी और भी पूछी जा सकती है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, देखिए, इफ अ सिस्टम इज स्टेबल वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी बाय सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का क्या मतलब है, सेटलिंग टाइम का मतलब ये है कि जैसे हमें कोई रिस्पांस मिल रहा है, इस तरीके का है, इस तरीके का है और ये सेटल हो रहा है, तो ये इतना जो टाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेटलिंग टाइम। तो कह रहा है इफ द सेटलिंग टाइम इज लेस देन दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम देन द सिस्टम इज सेड टू बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। यानी कि कहने का है कि अगर किसी दो सिस्टम की बात करें हम, और एक सिस्टम का सेटलिंग टाइम ज़्यादा है और एक सिस्टम का सेटलिंग टाइम कम है, यानी कि एक सपोज करिए कि एक सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम है वो 5 सेकेंड है और दूसरे का सेटलिंग टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, तो हम क्या कहेंगे कि जिसका सेटलिंग टाइम कम होगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा। अगर हम, यही बात हो रही है रिलेटिव स्टेबिलिटी की, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन स्टेबल है। फिर उसके बाद बात आती है, द सेटलिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रूट्स। डोमिनेंट रूट्स के बारे में बात हो रही है, द सेटलिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रूट्स। अब ये डोमिनेंट रूट्स का क्या मतलब है, तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, सपोज करिए कि एक हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है एस माइ ऐसे समझिए एस प्लस 10 और दूसरा है एस प्लस 1, ये है। तो इसका अगर आप रूट्स निकालेंगे, पोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू -1 और -10, और इसको जब आप प्लॉट करोगे तो आएगा आपका ये -1 और इधर कहीं आपका होगा -10। तो जो इमेजिनरी एक्सिस यानी कि जे ओमेगा एक्सिस से नियरेस्ट आपका पोल होता है उसी को कहते हैं हम डोमिनेंट पोल, और उसी को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स। ठीक है ना, तो ये डोमिनेंट पोल है, ध्यान रखिएगा। ये जो डोमिनेंट रूट्स बोला है वो इसका यही मतलब है कि जो इमेजिनरी एक्सिस से सबसे नियरेस्ट होगा उसकी बात है। इफ द रूट्स आर लोकेटेड नियर इमेजिनरी एक्सिस, देखिए अभी यहाँ बात वही कर रहे हैं, सेटलिंग टाइम विल बी लार्ज, उनकी सेटलिंग टाइम क्या होती है, लार्ज होती है। एज द रूट मूव्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस सेटलिंग टाइम बिकम्स लेसर एंड द सिस्टम बिकम मोर स्टेबल एंड मोर स्टेबल। इसका क्या मतलब है कि जितना हमारा ये जो पोल है, डोमिनेंट पोल, वो जितना और इधर नज़दीक आता जाएगा, या कह सकते हैं जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस से नज़दीक आता जाएगा, उसका वो जो सिस्टम होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जो कि हमारा जितना भी दूर है, अगर रिलेटिवली बात करें तो जितना भी पोल हमारा दूर है या रूट्स दूर है उसके कारण जो स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका रीज़न भी है, उसका रीज़न क्या है कि हमें पता है कि यहाँ तक आने के बाद अगर जैसे ही वो सिस्टम का पोल जो है राइट हाफ में जाता है सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि जितना हम पास में रहेंगे उतना अनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या मतलब है कि एज द रूट मूव्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस, इससे जितना दूर जाएगा वो सिस्टम की स्टेबिलिटी मोर से मोर होती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक बात कहते हैं,
एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि हम लोग पीछे भी यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया था, यहाँ पे भी एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के बारे में कहा गया था, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, और यहाँ पे कहा गया था कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट टेंड्स टूवर्ड्स जीरो, यानी कि इनपुट की एब्सेंस में आउटपुट जो है जीरो की तरफ ही टेंड करना चाहिए। तो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए, कंसिडर एन RC सीरीज सर्किट विद कैपेसिटर इनिशियली चार्ज टू सम वोल्टेज। इसका क्या मतलब है, मान लिया जाए, इसमें कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है और सीरीज में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, यानी कि RC सर्किट है, और उसमें कैपेसिटर जो है इनिशियली चार्ज है ना, यानी कि हमारा सपोज ऐसे करिए कि एक सर्किट है और कैपेसिटर क्या है, इनिशियली चार्ज्ड है। तो जब इनिशियली चार्ज्ड होगा तो इस पे डेफिनेटली जो है VC0 माइनस हमको मिलेगा, ठीक है। दिस इनिशियल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू ऑपरेट द सिस्टम विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, यानी कि यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर ये इतना वोल्टेज है, इनिशियली चार्ज वोल्टेज, कि वो हमारा सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। द इनिशियल वोल्टेज डिलीवर्स द करंट टिल द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज। ये तभी तक ऐसे करंट अपने यहाँ से फ्लो करवाएगा जब तक इसके पास चार्ज है। द स्टेबिलिटी ऑफ सच सिस्टम अंडर जीरो इनपुट, अब यहाँ पर क्या है, जीरो इनपुट। तो यही वो बात कही गई थी ऊपर कि जीरो इनपुट पर हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, डीके होना चाहिए। तो डीके क्यों सडन जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कोई कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हुआ है और उसके कारण वो चार्ज जो है धीरे धीरे डीके हो रहा है, लेकिन हाँ जीरो होना चाहिए। तो यही ये कहा जा रहा है कि द इनिशियल वोल्टेज ड्राइव द करंट टिल द कैपेसिटर गेट्स fully discharged. The stability of the such system under zero input under initial condition is called asymptotic stability. तो इसी को हम क्या कहते हैं, asymptotic stability कहते हैं। The asymptotic stability depends upon the closed loop poles of the system roots of the characteristics. तो ये जो है जो पोल्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देगा कि जीरो इनपुट सिस्टम के बारे में बात करिए या जीरो इनपुट रिस्पांस के बारे में बात करिए। तो जीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब है कि डेफिनेटली उस समय जो है सिस्टम में कोई ऐसा हमारे पास एलिमेंट लगा होगा जिसके पास इनिशियली चार्ज स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो आउटपुट अगर समय के साथ धीरे धीरे डिके हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, एसिम्प्टोटिक स्टेबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।